हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम गेट लाइफ साइंस ईयर 2023 से रिलेटेड जो हमारा बायोकेमिस्ट्री सेक्शन है उसको हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। और ईयर 2023 का जो गेट लाइफ साइंस का हमारा एग्जाम है उसका जो बॉटनी सेक्शन है वो ऑलरेडी हमने अपनी इस टेस्ट सीरीज के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो उससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहाँ से उस लेक्चर के थ्रू अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस करके चलते हैं, जिसका हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द करेक्शन और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग असर्शन एंड द रीजन। अब यहाँ पे हमें एक असर्शन हमें दिया हुआ है और एक यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, ठीक है, और उसकी करेक्टनेस के रिगार्डिंग, ठीक है, यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शन हमें प्रोवाइडेड है और उसमें से यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं असर्शन के लिए, तो असर्शन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑन ए पर कार्बन बेसिस palmitic acid yield more ATP than glucose। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो हमारा पाल्मिटिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, और एक यहाँ पे इन्होंने किसको कंपेयर किया हुआ है, ग्लूकोज को। तो इनके कंपैरिजन में इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो हमारा पाल्मिटिक एसिड है इसके अंदर जो हमारा पर कार्बन जो हमारी यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होगी वो हमारी ज्यादा होती है किसके कंपेयर में, ग्लूकोज के कंपेयर में, अगर हम यहाँ पे उसको पर कार्बन के बेसिस पे लेके चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि पाल्मिटिक एसिड के अंदर जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वे हमारे कितने होंगे, 16 कार्बन होते हैं। और जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ एटीपी यहाँ पे हमारे जो प्रोड्यूस होते हैं वे हमारे कितने होते हैं, नेट 106 एटीपी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ग्लूकोज के लिए, तो ग्लूकोज के अंदर हमारे नंबर ऑफ कार्बन हमारे कितने होते हैं, 6, ठीक है। और यहाँ पे जो एटीपी हमारे प्रोड्यूस होते हैं वे हमारे यहाँ पे कितने होंगे, वे हमारे होते हैं यहाँ पे 32, ठीक है, 32 एटीपी यहाँ पे हो गए। तो अगर हम यहाँ पे एटीपी को देखते हैं पर कार्बन के बेसिस पे, तो अगर हम पाल्मिटिक एसिड की पहले यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, 106 डिवाइडेड बाई 16, और ये हमारा किसके आसपास आ रहा है, ये हमारा आ रहा है लगभग 6.5 के आसपास, ठीक है, इससे कुछ ज्यादा ही रहेगा हमारा। तो ये हमारा लगभग कितना आ रहा है, 6.5। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे किसके लिए, जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज के अंदर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे एटीपी और जो कार्बन है उसका रेशो वो हमारा यहाँ पे हो जाता है 32 डिवाइडेड बाई 6, और ये हमारा होगा 5.33, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे क्या बोला था कि जो हमारा पाल्मिटिक एसिड है इसके अंदर हमारे जो नंबर ऑफ एटीपी रहेंगे पर कार्बन वे हमारे क्या होंगे, ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू ग्लूकोज, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल भी रही है। तो यानी कि असर्शन तो हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे रीजन के लिए बात करते हैं, यहाँ पे रीजन इन्होंने क्या दिया है, कार्बन इन पाल्मिटिक एसिड आर मोर रिड्यूस्ड देन द ग्लूकोज। तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें फैटी एसिड्स के लिए, ठीक है, जिसके अंदर हमारा पाल्मिटिक एसिड भी आता है, तो पाल्मिटिक एसिड के अंदर हमारी जो फॉर्म होती है, ठीक है, जो इसका केमिकल फॉर्मूला होगा, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे पाल्मिटिक एसिड होता है वो हमारा कैसा होगा, मोर रिड्यूस्ड होते हैं एज कम्पेयर टू ग्लूकोज, ठीक है। ये हमारी कैसी स्ट्रक्चर होगी, अगर हम यहाँ पे पाल्मिटिक एसिड के कंपेयर में इसको लेके चले तो ये हमारी ऑक्सीडाइज्ड होगी, ठीक है। ये जो हम यहाँ पे ऑक्सीडाइज बता रहे हैं ना वो हम किसके कंपेयर में बता रहे हैं, पाल्मिटिक एसिड के बेसिस में, ठीक है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो जो हमारी पाल्मिटिक एसिड होगी ये हमारी कैसी हो जाएगी, मोर रिड्यूस्ड, और ये हमारी कैसी हो जाएगी, मोर ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमें रिड्यूस्ड बोला हुआ है और पाल्मिटिक एसिड हमारा मोर रिड्यूस्ड होगा ही, यानी कि जो रीजन है वो भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गए। तो इसीलिए फर्स्ट अगर मैं ऑप्शन को देखे, बोथ ए एंड आर, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही हमारे यहाँ पे क्या है, आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर द ए। और ये हमारे यहाँ पे इसके लिए बिल्कुल करेक्ट रीजन होगा भी, कि जितनी हमारे यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म होती है उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन के लिए हमारे यहाँ पे चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसके लिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, व्हेन सेल कंपोनेंट आर फ्रैक्शनेटेड बाय सेडिमेंटेशन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम लोअर टू हायर ग्रेविटेशनल फोर्स जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट गेट सेपरेटेड, इन विच द कंपोनेंट गेट सेपरेटेड इज। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि अगर हम यहाँ पे सेडिमेंटेशन प्रोसेस को थ्रू अगर हम जो डिफरेंट हमारे सेल ऑर्गेनेलीज है, सेल कंपार्टमेंट है, सेल कंपोनेंट्स है, उनको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन कर रहे हैं, यानी कि उनको हम सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बताना क्या है, हमें यहाँ पे उनका करेक्ट ऑर्डर बताना है, जिस ऑर्डर में जो हमारे जो सेल ऑर्गेनेल या फिर जो हमारे सेल कंपोनेंट होंगे वे हमारे सेपरेट होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया कि सेल लिया, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया और इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेडिमेंटेशन के थ्रू, सेडिमेंटेशन से हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट जो इसके कंपोनेंट्स होंगे उनको सेपरेट कर रहे हैं।
तो हमें यहाँ पे बताना है कि किस ऑर्डर में, अगर हम यहाँ पे जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम कंटिन्यू इंक्रीज करके चल रही है, जैसे कि यहाँ पे हमारा हाईएस्ट होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, यहाँ पे हमारा लोवेस्ट होगा, तो लोवेस्ट टू हाईएस्ट अगर हम चल रहे हैं तो हमारा जो ऑर्डर रहेगा सेल कंपार्टमेंट के जो सेपरेशन का, वो हमारा क्या रहेगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर हम आपसे फर्स्ट ऑप्शन के लिए बात करें तो फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहला जब हमारा लोवेस्ट यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स था तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो सेल कंपोनेंट सेपरेट होगा वो हमारा कौन सा है, न्यूक्लियाई। तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि अगर हमारा सबसे कम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो सबसे पहली जो हमारी सेल कंपोनेंट या फिर सेल ऑर्गेनली हम यहाँ पे बोल सकते हैं, जो हमारी सबसे फर्स्ट यहाँ पे सेपरेट होती है वो हमारा कौन सा होता है, न्यूक्लियाई होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है जो भी हमारे बाकी के कंपोनेंट रहेंगे, तो सबसे फर्स्ट तो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियाई ही होगा, ये तो हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बाकी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे हमें माइक्रोसोम दिया है तो ये तो हमारा नहीं होगा, यहाँ पे हमें न्यूक्लियाई दिया है तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, यहाँ पे हमें राइबोसोम दिया है तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं, ए और हमारा जो यहाँ पे सी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं ए ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पे मैं क्या दिया माइटोकॉन्ड्रिया, और ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे नंबर आता है ना वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का ही आएगा, नेक्स्ट हमारा किसका नंबर आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पे हमारे हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे लाइसोसोम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट आएगा वो हमारा कौन सा होता है, अगर हम इसी के कंपेयर में देखते हैं तो यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, यानी कि ये तो हमारे यहाँ पे आएगा। अगर हम यहाँ पे सी ऑप्शन के लिए बात करें तो यहाँ पे हमें राइबोसोम दिया हुआ है और इसके बाद हमें यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट सीक्वेंस होगा, यानी कि जो हमारा सी ऑप्शन होगा ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, तो जो बचा हमारे पास कौन सा, ए, यही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि फर्स्ट हमारा न्यूक्लियाई था, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके बाद इन्होंने माइक्रोसोम दिए हुए, और ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि उसके बाद हमारा किसका नंबर आता है, माइक्रोसोम्स का ही आएगा, ठीक है। और लास्ट हमारे यहाँ पे किसका आता है, जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो सबसे एंड में हमारे यहाँ पे जो सेपरेट होते हैं वे हमारे कौन से होंगे, यहाँ पे राइबोसोम होंगे, तो यहाँ पे इन्होंने राइबोसोम भी बोला हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो ए ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, इन ए पॉपुलेशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ससेप्टेबल इंडिविजुअल गेटिंग इन्फेक्टेड विद द SARS-CoV-2 is low when the majority of the individual in a population become immune to the virus. This phenomena is known as। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे हमारी कोई पॉपुलेशन थी एक, ठीक है, और इस पॉपुलेशन के अंदर क्या है कि जो मैक्सिमम इंडिविजुअल है, मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन बिकम इम्यून टू द वायरस, ये हमारे कैसे हो चुके हैं, यहाँ पे ये हमारे इनके पास इम्यून पावर आ चुकी है वायरस से लड़ने के लिए, ठीक है, इम्यून टू द वायरस, ये हमारी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन होगी ये हमारी इम्यूनिटेड है वायरस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे इसमें से किसी एक इंडिविजुअल को ले रहे हैं इन ए पॉपुलेशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ससेप्टेबल इंडिविजुअल, यहाँ पे हमने किसी इंडिविजुअल को लिया, ठीक है, और इस इंडिविजुअल के ससेप्टेबल होने की इस वायरस के लिए, ठीक है, वायरस हम यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं, जो हमारा SARS-CoV-2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इस पॉपुलेशन के अंदर जिसके अंदर हमारे मैक्सिमम जो मेजोरिटी है वो हमारी इम्यूनिटेड है यहाँ पे, तो इसमें से अगर हम किसी इंडिविजुअल को ले भी रहे हैं यहाँ पे तो उसके ससेप्टेबल होने की, यहाँ पे इसकी ससेप्टेबल होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, गेटिंग इन्फेक्टेड विद SARS-CoV-2 इज लो, इसकी जो यहाँ पे ससेप्टेबल होने की या फिर इसकी इन्फेक्टेड होने की यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी कैसी है, लो होगी, ठीक है। और ये जो हमारा फिनोमेना है इन्होंने यहाँ पे ये चीज बता दी कि इस पॉपुलेशन के अंदर इस इंडिविजुअल की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो हमारी लो है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अगर हम फर्स्ट ऑप्शन के लिए बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी हमारे क्या होती है, जो इम्यूनिटी हमें बर्थ से ही हमें गेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। लेकिन यहाँ पे तो हमें बर्थ से रिलेटेड तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पे अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी हमारी कौन सी होती है, जो कि हम अपने लाइफ टाइम के अंदर गेन करते हैं, ये हमें बाय बर्थ हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी, ये हम जो अपने लाइफ टाइम के अंदर जो गेन करेंगे, ठीक है, वो हमारी इम्यूनिटी कौन सी होती है, अडेप्टिव, और ये भी हमें यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट उसके बाद है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, ये वो इम्यूनिटी होगी जो कि इंडिविजुअल खुद अपने आप से ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये कौन सी होगी, जो ऑन बॉडी जो यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है हर्ड इम्यूनिटी, और हर्ड इम्यूनिटी हमारा क्या होता है, जिसके अंदर जो हमारी पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम जो उसके इंडिविजुअल होंगे उनके पास क्या हो जाती है, इम्यूनिटी
पास हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम इंडिविजुअल हैव इम्यूनिटी, किसके रिगार्डिंग, किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे केस देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए ये जो हमारे यहाँ पे फिनोमेना होगा ये हमारा किसका एग्जाम्पल होगा यहाँ पे, हर्ड इम्यूनिटी का। तो हमारे यहाँ पे जो डी ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, गिवन बिलो आर 4 reaction of the glycolytic pathway catalyzed by the enzyme E1, E2, E3 and E4 as indicated. Which one of the following enzyme is or are not part of the gluconeogenesis pathway? अब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि यहाँ पे हमारे अलग अलग हमें 4 पाथवे दी हुई है, 4 हमें यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, और ये जो हमारी रिएक्शन है ये हमारी किसकी है, ये हमारी रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस की। अब यहाँ पे हमें बताना क्या है कि इन 4 में से कौन सी हमारी ऐसी रिएक्शन होगी जो कि हमारी किसका पार्ट नहीं होगी, जो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होती है उसका पार्ट नहीं होगी। ठीक है, ग्लूकोजेनेसिस का पार्ट ये क्या होनी है, नहीं होनी चाहिए उसका पार्ट। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे पहले बात करें ग्लाइकोलाइसिस के लिए, ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो ग्लूकोज होता है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, और जो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे ग्लूकोलाइसिस के लिए, ग्लाइकोलाइसिस के लिए हमें यहाँ पे डिफरेंट रिएक्शन दी हुई है, और उनमें से हमें बताना था कि हमारी कौन सी रिएक्शन ग्लूकोनियोजेनेसिस की हमारी यहाँ पे पार्ट नहीं होगी। तो उसके लिए इनको याद रखने के लिए, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल ट्रिक होती है कि अगर हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें, ग्लूकोज है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारा क्या हो रहा था, ये हमारा ब्रेक डाउन हो रहा था किसके थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। ठीक है, तो जब हमारा यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट इंटरमीडिएट आते हैं, डिफरेंट हमारी यहाँ पे रिएक्शंस होगी। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे हमें कुछ दी भी हुई रिएक्शन, तो जो जो हमारी रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, ठीक है, यानी कि जो हमारी ये डिफरेंट यहाँ पे रिएक्शन होगी ना, ये यूं नहीं है कि हमारा एक ही यहाँ पे स्टेप होगा, इसके अंदर हमारे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो इन स्टेप्स के अंदर जो हमारी रिएक्शंस होती है मैक्सिमम हमारी यहाँ पे कैसी होती है, मैक्सिमम हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ठीक है, मैक्सिमम हमारी यहाँ पे कैसी होती है, रिवर्सिबल ही होगी। लेकिन कुछ हमारी ऐसी रिएक्शन भी होती है जो कि हमारी इरिवर्सिबल होगी, और जो जो हमारी यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है वे रिएक्शन हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस का पार्ट नहीं होती, ग्लूकोनियोजेनेसिस का पार्ट नहीं होगी। और जो हमारी रिवर्सिबल वाली होती है ये हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस का पार्ट होती है। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का पार्ट ये होगी। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमें उन रिएक्शन को सिलेक्ट करना है ग्लाइकोलाइसिस वालों को जो कि हमारे किसके अंदर आती हो, इरिवर्सिबल के अंदर आती हो। और अगर वो इरिवर्सिबल है तो यानी कि वो हमारा ग्लूकोनेसिस का पार्ट नहीं होगी, और यही हमें यहाँ पे बताना भी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जब हमारी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है तो उसके अंदर जो हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो मेजरली हमारी यहाँ पे 3 रिएक्शन होगी। ठीक है, जब हमारा ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है उस टाइम पे हमने क्या बताया, हमें कौन सी बतानी है, जो हमारी इरिवर्सिबल हो। और इरिवर्सिबल हमारे यहाँ पे 3 रिएक्शंस होती है। सबसे फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा ग्लूकोज है वो हमारा जब कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, ये हमारा कौन करवाता है, ये हमारा करवाता है हेक्सोकाइनेज। तो ये हमारी रिएक्शन कैसी होती है, इरिवर्सिबल होगी। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारी यही होगी। सेकंड, उसके बाद जब हमारा यहाँ पे जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो हमारा कन्वर्ट होता है किसके अंदर, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, किसके थ्रू होता है, ये हमारा होगा यहाँ पे फोस्फो फ्रुक्टो काइनेज के थ्रू। तो ये भी हमारी कैसी होती है, इरिवर्सिबल होगी। ठीक है, फर्स्ट हमारी ये हो गई थी, सेकंड हमारी ये हो जाती है, और थर्ड हमारी यहाँ पे होती है जब हमारा जो फोस्फोएनोल पायरुवेट है वो हमारा कन्वर्ट होता है किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर। ठीक है, और ये हमारा कौन करवाएगा, ये हमारा करवाता है पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज। ठीक है, तो ये हमारी 3 रिएक्शन होती है जो कि हमारी इरिवर्सिबल होगी। और क्योंकि ये हमारे यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे ग्लूकोनेसिस का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इन्हीं रिएक्शंस को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हमारा यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट के अंदर, और ये हमारे यहाँ पे रिएक्शन का पार्ट थी, इरिवर्सिबल थी, तो यानी कि ये हमारा ग्लूकोनेसिस का पार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारी यही हो जाती है।
नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, डाइहाइड्रोक्सो एसीटोन फॉस्फेट और ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये तो हमारे इरिवर्सिबल में नहीं आ रहा है, तो यानी कि किसके अंदर आएगा, ये हमारी रिवर्सिबल होगी। और अगर रिवर्सिबल ये हमारी है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारा ग्लूकोनेसिस का पार्ट होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना ही नहीं था। नेक्स्ट उसके बाद है 3 फॉस्फोग्लिसरेट हमारा कन्वर्ट हो रहा है 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, ये भी हमारी कैसी रिएक्शन होगी, रिवर्सिबल, जो कि हमें सिलेक्ट नहीं करना, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जब हमारा पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा, कौन करवाएगा, पायरुवेट काइनेज, और ये हमारा किसके अंदर आएगा, ये हमारा आता है इरिवर्सिबल के अंदर। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट करना था, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ रिएक्शन जो होगी हमारे यहाँ पे, वो हमारी किसके अंदर आएगी, वो हमारी ग्लूकोनेसिस के पार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट होंगे। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट हमारा कौन सा होगा यहाँ पे E1, लास्ट हमारे यहाँ पे E4, यानी कि E1 और E4, इसे मतलब जो हमारा ए और जो हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन होंगे वे दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट में आएंगे। और क्योंकि ये हमारा कैसा टाइप का था, MSQ टाइप का हमारे यहाँ पे क्वेश्चन था, तो इसीलिए दोनों ही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज और आर स्कैन मैसेंजर प्रोड्यूस्ड बाय द फॉस्फोनेटिसाइड सिग्नलिंग कैस्केड। यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें डिफरेंट मॉलिक्यूल हमें प्रोवाइडेड है, और उसमें से यहाँ पे हमें उन मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करना है जो कि हमारा किसकी तरह काम कर रहे हो, एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम कर रहे हो, किसके अंदर, फॉस्फोआइनोसाइड सिग्नलिंग कैस्केड के अंदर। तो जो हमारा फॉस्फोआइनोसाइड सिग्नलिंग कैस्केड होता है, इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमारा होता है PIP2 मॉलिक्यूल, और ये जो हमारे यहाँ पे PIP2 मॉलिक्यूल है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ब्रेक डाउन होता है किसकी हेल्प से, फॉस्फोलाइपेज C की हेल्प से, जिसको हम PLC भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, जो हमारा फॉस्फोलाइपेज C होगा, इसकी प्रेजेंस में ये हमारा दो मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, फर्स्ट हमारे यहाँ पे होता है PIP3, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे होता है जो DAG होगा। ठीक है, DAG का मतलब क्या होगा यहाँ पे, डाई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे PIP3 होता है, इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये होगा हमारे यहाँ पे आइनोसिटोल 1,4,5 ट्रिस फॉस्फेट। ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे ये दोनों ही हमारे क्या करते हैं, ये दोनों ही हमारे जो DAG और PIP3 होंगे, ये दोनों ही हमारे यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं। ठीक है, यानी कि इन्हीं को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अगर मैं ऑप्शन के लिए बात करें तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉस्फेटिडाइड इनोसिटोल 4,5 बिस फॉस्फेट, ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ पे बता रही है ना, ये हमारा कौन सा है, PIP2। ठीक है, और इसी के ब्रेकडाउन से हमारे यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, तो ये तो हमारा करेक्ट है, ये मैं यहाँ पे बताया, तो यानी कि बी तो हमारे यहाँ पे होगा। नेक्स्ट उसके बाद है इनोसिटोल 1,3,5 ट्राइफॉस्फेट, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि 1,3,5 नहीं होके हमारा 1,4,5 होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है डाइएसाइल ग्लिसरॉल, यानी कि DAG, तो ये भी हमारे यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर होगा, तो यानी कि जो हमारे बी और डी ऑप्शन होंगे, ये दोनों ही हमारे यहाँ पे करेक्ट में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ए प्रोटीन हैज 7 सिस्टीन रेजिड्यू, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन दैट कैन पॉसिबली बी फॉर्म्ड बाय दीज 7 सिस्टीन रेजिड्यू इज। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारे टोटल 7 सिस्टीन रेजिड्यू थे किसी प्रोटीन के अंदर। ठीक है, सॉरी, टोटल 7 सिस्टीन रेजिड्यू है, ठीक है, किसी प्रोटीन के अंदर। और हमें यहाँ पे बताना क्या है, यहाँ पे हमें बताना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ये हमारा प्रोटीन हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसके पास क्या है कि इसके पास यहाँ पे 7 हमारे टोटल सिस्टीन रेजिड्यू हो गए। ठीक है, ये हमारे 7 हो गए, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये हमारा यहाँ पे फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि इस प्रोटीन के अंदर जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकते हैं, यहाँ पे द मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे ना एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इन्होंने यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड तो पूछा हुआ है, लेकिन उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन पूछे हुए हैं। अगर हम यहाँ पे सिंपली अगर मैं जैसे कि अगर मैं पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसी क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या दिया कि डाइसल्फाइड बॉन्ड हमें पहले तो ये देखने पड़ेंगे ना कि हमारे कौन कौन से यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो ये वाला सिस्टीन है फर्स्ट वाला, ये हमारे सेकंड के साथ यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पे बना सकता है। इसी तरीके से ये हमारा सेकंड जो हमारा थर्ड नंबर पे है उसके साथ भी यहाँ पे एक डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है।
ये हमारा फोर्थ वाले के साथ भी कर सकता है, फिफ्थ वाले के साथ भी कर सकता है, सिक्स वाले के साथ भी बना सकता है, और जो हमारे यहाँ पे सेवंथ वाला होगा उसके साथ भी बना सकता है। तो मैक्सिमम इसके पास यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये हमारा फर्स्ट केस 2 3 4 5 और 6। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर पे है ये हमारा क्या कर सकता है, ये हमारा टोटल 6 इसके पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगी डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे फर्स्ट के लिए बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 6 हो गई। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाला था इसकी किसी के साथ हमारे यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हमने कर दी, जैसे कि इसकी हमने कर दी सेवंथ वाले के साथ। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ब्लॉक हो गया ये भी, क्योंकि जो इसने यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया है वो इसके साथ ही तो बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताने हैं। ठीक है, तो यानी कि इसने क्या किया, इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो यानी कि ये भी हमारा यहाँ पे चला जा चुका है, ये भी जा चुका है। तो बचते हैं हमारे पास कौन से हैं, जो हमारे ये वाले 5 हमारे जो 16 होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे सेकंड वाला है, अब ये क्या कर सकता है, इनके पास तो अब ये यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर नहीं पाएगा, तो ये किसके साथ बनाएगा, थर्ड वाले के साथ बना सकता है, 4 वाले के साथ, 6 वाले के साथ, या फिर 5 वाले के साथ। तो इसके पास यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी बचती है, सिर्फ 4 के साथ। ठीक है, तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसकी हमने किसी एक के साथ यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी। तो हमारे पास अब बचते कौन से हैं, जो ये नीचे वाले 3 रहेंगे। ठीक है, अब इनमें से क्या होगा, जो हमारा 3 वाला होगा ये हमारा क्या कर सकता है, 4 वाले के साथ या फिर 5 वाले के साथ। इन दोनों के साथ हमारे यहाँ पे किसी एक के, इन दोनों में से किसी एक के साथ यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो ये कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं किसके साथ, 3 वाले की 5 के साथ, तो हमारे पास सिर्फ कौन सा बचेगा, 4 वाला। अब क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे डाइसल्फाइड थे, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे फॉर्म हो चुके हैं। तो जो हमारा 4 वाला जो यहाँ पे सिस्टम होगा वो किसी के साथ भी यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो हमारे कौन कौन से होंगे, फर्स्ट हमारे यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन बना सकता था, नेक्स्ट वाला हमारा सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन, और उससे नेक्स्ट हमारा सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना सकता है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन रहेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड के, वे हमारे कितने हो जाएंगे, 48। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जो स्टार्टिंग में बताना चाह रहा था कि यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें डाइसल्फाइड बॉन्ड के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है वो हमें यहाँ पे पूछे हुए हैं। अगर सिंपली यहाँ पे हमें यूं पूछ लेते ना कि हमारे पास यहाँ पे कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड हम यहाँ पे बना सकते हैं, अगर यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन नहीं दिया होता, हमें यहाँ पे सिंपली पूछा होता है कि हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड हमारे यहाँ पे कितने टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें टाइप्स अगर पूछ लेते कि कितने टाइप के यहाँ पे हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है, तो उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते, जैसे कि जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाला था, ठीक है, ये हमारा किसके साथ यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता था, सिमिलर जैसे हमने पहले किया था। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला है ये हमारा सेकंड के साथ भी कर सकता है, फर्स्ट वाला हमारा 3 के साथ भी कर सकता है, फर्स्ट हमारा 4 के साथ भी, फर्स्ट हमारा 5 वाले के साथ, 6 वाले के साथ, और 7 वाले के साथ। तो इन 6 टोटल कॉम्बिनेशन में वो हमारे यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। सिमिलर जो हमारा सेकंड वाला होगा वो हमारा किस किस के साथ कर सकता है, फर्स्ट तो हमारे यहाँ पे हो ही गया, तो वो हमारा थर्ड वाले के साथ भी कर सकता है, वो हमारा 4 वाले के साथ भी, 5 वाले के साथ भी, 6 वाले के साथ भी, और 7th वाले के साथ भी। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे हम थर्ड के लिए करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 4 5 6 और 7, नेक्स्ट हमारा 4 आ गया, तो यहाँ पे 5 6 और 7 के साथ, और जो हमारा यहाँ पे 5 वाला होगा वो हमारा किसके साथ कर सकता है, 6 और 7 के साथ, और जो हमारा 6 वाला होगा वो हमारा सिर्फ 7 के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कितने थे, 6, यहाँ पे हमारे कितने हुए, 1 2 3 4 5, तो 6 + 5 हो गए। यहाँ पे हमारे कितने हैं, ये हमारे 4 हो गए, ये हमारे 3 हो गए, 4 3, नेक्स्ट हमारे 2 है, और यहाँ पे हमारे 1। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 21 टाइप ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा क्या हुआ था, यहाँ पे हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन पूछे हुए थे, तो उसके अंदर हम इस तरीके से यहाँ पे 48 हमारे यहाँ पे आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपको वहां पे ध्यान में रखना है कि क्या स्टेटमेंट हमें पूछी गई है। ठीक है, अगर टाइप हमें पूछे गए हैं तो यहाँ पे हमारा 21, और अगर हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन पूछे हुए तो वहाँ पे हमारा 48 हमारा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो अगर हम यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन पूछे थे, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 48। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ए लिम्फोसाइट sample of 20 nanomoles of an oligonucleotide is dissolved in water and the volume of the solution is made up to
200 माइक्रोलीटर, द कंसंट्रेशन इन माइक्रोमोल ऑफ द ओलिगोन्यूक्लियोटाइड इन द सॉल्यूशन इज। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारा कोई लिम्फोसाइट सैंपल था जिसके हमने 20 नैनोमोल हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे डिजोल्व कर दिया किसके अंदर, 200 माइक्रोलीटर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हमें बताना क्या है कि हमारी जो ये कंसंट्रेशन बनेगी उसको हम अगर माइक्रोमोल के अंदर अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे हमारा कितना माइक्रोमोल का ये सैंपल रहेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मोलारिटी को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जितने अभी हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल होंगे उसको हम यहाँ पे पर लीटर के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि अगर हमारा 1 मोल 1 लीटर के अंदर अगर हमारे यहाँ पे डिजोल्व हो रहा है तो वहाँ पे हमारा सोल्यूशन होगी, उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 1 मोलर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कितने मोल्स यहाँ पे प्रेजेंट थे, 20 मोल्स है, सॉरी नैनो मोल्स है, ठीक है। तो 20 नैनो मोल्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे 20 और नैनो मोल्स का मतलब क्या हो गया, -9। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे इतने मोल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो गए, इसको हमने मोल्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो इतने मोल हमारे यहाँ पे कितने वाटर के अंदर, कितने सॉल्यूशन के अंदर हमारे यहाँ पे डिसोल्व हो रहे हैं, 200 माइक्रोलीटर। तो 200 हमारे यहाँ पे हो गया, माइक्रोलीटर के लिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे इक्वेशन बन जाती है और इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे देखना है कि कितना हमारे यहाँ पे मोलर का ये सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे सोल्व करके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा यहाँ पे 200 इंटू 10⁻⁻⁶ है, इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे 20 करके, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, ये हमारे यहाँ पे -5 हो सकता है, ठीक है। अब 20 से 20 हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या बचता है, ये जो हमारे यहाँ पे 10⁻⁹ था, यहाँ पे हमारा 10⁻5 है। तो इसको अगर हम यहाँ पे ऊपर लेके जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको यहाँ पे सोल्व करके हम चलते हैं तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे हो गया -4 हो गया, ठीक है। और ये हमारा किस में आया, मोल्स के अंदर, हमने बताया था ना ये हमारा किसका फॉर्मूला था, मोल्स के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारे मोल्स हो गए, हमें यहाँ पे आंसर किसके अंदर बताना है, माइक्रोमोल के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे मोल्स को माइक्रोमोल में कन्वर्ट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 6 हो गया। और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करें तो ये हमारा कितना हो जाता है, 10⁻², यानी कि 100 क्या हो गया, ये माइक्रोमोल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, डीएनए इन ए 1 सेंटीमीटर लॉन्ग क्रोमेटिन कंटेन 5 × 10⁹ बेस पेयर, द फोल्ड कंपैक्टेशन ऑफ दिस डीएनए विद इन द क्रोमेटिन इज। यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करनी है, फोल्ड कंपैक्टेशन। जो फोल्ड कंपैक्टेशन होता है इसके लिए जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होगा कि कितने हमारे यहाँ पे जो नॉर्मली हमारे जो डीएनए थी उसकी हमारी जो लेंथ होनी चाहिए थी, ठीक है। जो हमारी नॉर्मली यहाँ पे जो डीएनए लेंथ है वो हमारी यहाँ पे होनी चाहिए थी और जो एक्चुअल में यहाँ पे हमारी आ रही है, ठीक है। जैसे कि इसके लिए आप यहाँ पे इस तरीके से याद रख सकते हो कि कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे कंपैक्टेशन होती है। जो हमारा एक्चुअल में हमारा जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसकी जो लेंथ है और उसको हमने कंपैक्ट करके कितने छोटे स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे हमने उसको फिक्स कर दिया, वो हमारा क्या हो जाएगा, फोल्ड कंपैक्टेशन। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ बेस पेयर है वो हमें कितने दिए हुए हैं, 5 × 10⁻⁹ हो गए, ठीक है। और हमें जैसे पता है कि एक बेस पेयर की जो हमारी लेंथ होती है वो कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। तो अगर हमारे पास इतने नंबर ऑफ बेस पेयर है तो उसकी जो टोटल लेंथ होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इसको हम 0.34 नैनोमीटर के साथ मल्टीपल करेंगे। नैनोमीटर को अगर हम यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, 10⁻⁻⁹, ठीक है। तो ये तो हमारी क्या हो गई, जो डीएनए की हमारी टोटल लेंथ रहेगी, लेकिन उसको हमने कंपैक्ट कितने में कर दिया, 1 सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर, ये हमारा किसके अंदर है, अभी तक मीटर के अंदर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारा इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, तो बचते हमारे पास कौन कौन सी है, जो हमारा 5 × 0.34 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 1.7, लेकिन ये हमारा क्या था, अभी तक मीटर था। और अगर हम यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो इसको हम क्या करेंगे, 1.7 को हम यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 100 के साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दोनों हमारे यहाँ पे जो यूनिट है वो हमारी सेम आ चुकी है, तो इसका मतलब जब हमारे यहाँ पे फोल्ड कंपैक्टेशन होगा वो हमारे यहाँ पे कितना हो गया, 170, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 170। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी, ADP and inorganic phosphate in 4 cell type are given below. Which one of these cell type has the most negative delta G for the ATP hydrolysis?
अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो हमारी एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है, एटीपी हाइड्रोलिसिस में हमारा यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा एटीपी है वो हमारा कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। तो इस रिएक्शन के लिए जो हमारा डेल्टा जी होगा वो हमारा कौन से सेल टाइप में हमारा यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव रहेगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा जी की अगर हम यहाँ पे किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर हम डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा होगा डेल्टा जी, ठीक है, नोट प्लस आर टी एल एन के ई क्या हो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे जो डिफरेंट सेल टाइप में यहाँ पे दिए हुए हैं जैसे कि एल हो गया, के हो गया, बी हो गया और हमारा यहाँ पे एम हो गया, इसके अंदर जो हमें चेंज दिया हुआ है यानी कि जो मैं यहाँ पे जो अलग यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई है वो हमें किसके लिए दी हुई है, वो हमें यहाँ पे दी हुई है एटीपी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की जो हमारे यहाँ पे कंसेंट्रेशन है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इन चारों सेल्स के लिए जो हमारा डेल्टा जी नोट होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेम होगा, इसके अंदर तो हमारा कोई चेंज आएगा नहीं। सेम हमारा यहाँ पे जो गैस कांस्टेंट होगा वो तो चारों के लिए हमारा सेम ही रहेगा, तो कांस्टेंट होता ही है। टेम्परेचर भी हमारे यहाँ पे सबके लिए सेम होगा। तो जो वेरिएबल है यहाँ पे वो हमारा क्या है, यहाँ पे जो हमारा एल एन के ई क्या होगा, ठीक है। बाकी चीजें तो हमारे यहाँ पे सेम ही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे ये चार साइड के हमारे जो सेल्स है उनके लिए हमें यहाँ पे ये देखना है कि किसके अंदर जो हमारा के ई क्या है वो हमारा सबसे ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है। जिसके लिए भी हमारी के क्यू की वैल्यू हमारी यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव रहेगी, एल एन के क्यू की वैल्यू जिसके लिए भी हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव रहेगी तो वही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग जो हमारे यहाँ पे सेल टाइप है उनके लिए यहाँ पे हम एल एन के क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें ए के लिए, तो ए के लिए हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, अगर हम यहाँ पे एल एन के ई क्यू की अगर हम यहाँ पे बात करें तो के ई क्यू हमारे यहाँ पे क्या होता है, के ई क्या वो हमारा यहाँ पे होता है कि हमारे जो यहाँ पे प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे कौन से हो गए थे, जो हमारा एडीपी प्लस में जो हमारे यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, तो यहाँ पे हमारा एडीपी हमारा कितना है 1.5, ये हमारा कितना है 5 हो गया, तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया एल एन। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे क्या है यहाँ पे 1.8, ठीक है, इंटू 10⁻⁻³ ठीक है। -3 हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी हुई है वो हमें मिली मोलर के अंदर दी हुई है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे मोलर में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हमने मल्टीपल कर दिया किसके साथ, 10⁻³ के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, जो हमारे यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसकी वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे 5, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो गया 5 × 10⁻⁻3, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट एटीपी के लिए जो कि हमारे यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना है 3, और ये हमारा हो गया 3 × 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट के लिए इक्वेशन हो जाती है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करें तो यहाँ पे ये हमारा इसके साथ कैंसिल आउट, और बाकी हमारे यहाँ पे क्या बचता है 5 और 1.8, ये हमारा कितना हो गया 9, ये हमारे यहाँ पे 10⁻⁻3, यहाँ पे हमारा 3, तो ये हमारा इससे कैंसिल आउट, तो ये हमारा कितना हो गया 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये तो हमारा किसके लिए हो गया, जो हमारे यहाँ पे ए होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये ए के लिए था, और ए के लिए हमारे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो बाकी इसके लिए हो गया, बाकी हमारे यहाँ पे एल एन भी तो था ना, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया एल एन इंटू, ये हमारे यहाँ पे 3 × 10⁻⁻3, और अगर हम यहाँ पे इसके लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हमारा यहाँ पे आएगा -5.8 के आसपास, ठीक है। यानी कि ए के लिए हमारे यहाँ पे जो हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे वो हमारे यहाँ पे कितनी रहेगी -5.8, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बी के लिए, जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे सैंपल में दिया हुआ है, जो हमारे यहाँ पे सेकंड सेल टाइप होगा, फर्स्ट हमारा ये जो सेल टाइप था ये हमारा कौन सा था, एल टाइप का था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, ए ना लिख के यहाँ पे हम एल लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे होगा के लिए, ठीक है। तो के की अगर हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया एल एन, ऊपर हमारे यहाँ पे कौन सा आएगा, जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट होंगे 1.3 और 3, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.3 × 10⁻⁻3, ये हमारे यहाँ पे 3 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारा जो एटीपी है उसकी कंसेंट्रेशन क्या है 3.9, तो ये हमारे यहाँ पे 3.9 × 10⁻⁻3, ठीक है। ये हमारा फिर से यहाँ पे कैंसिल आउट इसके साथ, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे हो गया 1.3 × 3 यानी कि 3.9 डिवाइडेड बाय 3.9, और ये हमारे यहाँ पे 10⁻⁻3 रह गया। तो ये हमारे यहाँ पे इससे कैंसिल आउट, तो बचता हमारे पास सिर्फ क्या है यहाँ पे 10⁻⁻3,
और इसके साथ हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेचुरल लॉग इसका। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया 10⁻³ और इसकी हमारी जो वैल्यू आती है वो हमारी यहाँ पे रहेगी -6.9 की। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे k होगा इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है -6.9। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट सेल के लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा आ रहा है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हो गया जो हमारा बी सेल यहाँ पे होगा। बी सेल के लिए यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट होगी उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या क्या दी हुई है 0.7, 2.7। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया 0.7 इंटू 10⁻³ इंटू 2.7 इंटू 10⁻³ ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एटीपी यानी कि 2.7 हो गया ये, तो ये हमारा 2.7 इंटू 10⁻³ तो ये हमारा इससे कैंसिल आउट, ये हमारा इसके साथ यहाँ पे कैंसिल आउट, तो बचता हमारे पास सिर्फ क्या है 0.7 इंटू 10⁻³ और इसका हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे नेचुरल लॉग करना पड़ेगा और इसकी हमारी जो यहाँ पे वैल्यू रहेगी वो हमारी यहाँ पे कितनी आ जाती है, वो हमारी होगी -7.26। तो यहाँ पे जो हमारा बी सेल होगा उसके लिए हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है -7.26। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो हमारे यहाँ पे सेल बचा, ठीक है, लास्ट हमारे यहाँ पे है जो हमारे यहाँ पे के हो गया, ये हमारा ln, लास्ट हमारे यहाँ पे क्या हो गया m है और m के लिए हमारी जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है 0.9 और 8, ये हमारा हो गया 0.9 इंटू 10⁻³ इंटू 8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई एटीपी की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी है 7.2, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया 7.2 इंटू 10⁻³ तो ये हमारा कैंसिल आउट। 0.9 और 8 की अगर हम यहाँ पे मल्टीपल करें तो वो हमारा कितना हो गया 7.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 7.2 तो ये हमारा कैंसिल आउट, तो ये हमारा कितना हो गया 10⁻³ ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी के क्या की वैल्यू जो हमारी रहेगी यहाँ पे वो हमारी कितनी हो जाती है, ये हमारी हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी ये तो हमारा जो ln के क्या था ना ये तो, ठीक है, तो जो हमारी ये वैल्यू रेजिस्टेंस आ रही थी यहाँ पे तो वो हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, जो इक्विवेलेंट रहेगी वो हमारी हो जाएगी यहाँ पे नेचुरल लॉग 10⁻³ और इसकी हमारी जो वैल्यू रहती है वो हमारी किसके इक्वल है -6.9 की इक्वल, जो कि हमारे यहाँ पे के लिए भी थी। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे m होगा उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, ये हमारा जाएगा -6.9। ठीक है, तो हमारी सबसे ज्यादा नेगेटिव जो कि हम यहाँ पे बतानी थी वो हमारी किसके लिए आ रही है, बी के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं ये बताना था ना मोस्ट नेगेटिव, तो मोस्ट नेगेटिव हमारी किसके लिए आ रही है, जो हमारा बी यहाँ पे होगा, तो यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज द मोर देन 2 एसिड बेस ग्रुप। यहाँ पे मैं डिफरेंट अमीनो एसिड दिए हुए हैं और उसमें से यहाँ पे उस अमीनो एसिड को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर हमारे 2 से ज्यादा एसिड बेस ग्रुप रहेंगे। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे किसी अमीनो एसिड को यहाँ पे स्ट्रक्चर को लेके चले तो नॉर्मली हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो एक सेंट्रल कार्बन होगा उसके साथ हमारे यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, उसके अलावा यहाँ पे हमारा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक हमारे यहाँ पे अमीनो ग्रुप होता है। ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे साइड चेन होगी। तो जो हमारे एसिड बेस ग्रुप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारा अमीनो ग्रुप हो गया ये भी हमारा एसिड बेस ग्रुप में आएगा और ये भी हमारा एसिड बेस ग्रुप में आता है, तो यानी कि दो तो हमारे ये दोनों ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 एसिड बेस ग्रुप तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो बचता हमारे पास कौन सा है, हाइड्रोजन के ऊपर तो हमारे यहाँ पे चार्ज आ नहीं सकता। ठीक है, तो बचता हमारे पास सिर्फ साइड चेन है और साइड चेन में अगर हमारा किसी के ऊपर चार्ज आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा एक एसिड बेस ग्रुप के अंदर आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं कौन कौन से होंगे, जो हमारा ग्लूटामिक एसिड होगा और जो हमारे यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड होता है। ठीक है, तो इन दोनों के ये दोनों हमारे कैसे होंगे जिसके पास हमारे मोर देन 2 एसिड बेस ग्रुप होंगे। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बेसिक अमीनो एसिड की लिए बात करें तो वे हमारे कौन कौन से होते हैं, जो हमारे यहाँ पे लाइसिन होगा, ठीक है, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे हिस्टिडीन होता है, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे आर्जिनिन होगा। तो ये भी हमारे किसके अंदर आएंगे जिसके पास हमारे मोर देन 2 एसिड बेस ग्रुप होंगे। और उसके अलावा 2 अमीनो एसिड हमारे यहाँ पे और होते हैं जो हमारे कौन कौन से हैं, एक हमारा सिस्टीन हो गया और एक हमारा टायरोसिन हो गया, जिसके पास हमारे यहाँ पे जो हमारा साइड चेन है उसके अंदर हमारे यहाँ पे एक एसिड बेस ग्रुप होगा, यानी कि टोटल इन अमीनो एसिड के पास भी हमारे क्या होंगे मोर देन 2 एसिड बेस ग्रुप होंगे। तो इन्हीं में से यहाँ पे हमें जो डिफरेंट ऑप्शन में मिलेंगे उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें एलेनिन तो ये तो हमारा नहीं होगा, ल्यूसिन भी नहीं होगा, फिनाइलएलानाइन भी नहीं होगा, टायरोसिन हमारे यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इनके अंदर यहाँ पे हम देख सकते हैं टायरोसिन, तो यानी कि यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है एंजाइम एक्टिविटी प्रोफाइल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम in the absence or presence of different type of feedback mechanism are shown in the figure below. Match the following feedback mechanism with the corresponding profile in the figure. अब यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पे हमें ग्राफ शो किए गए हैं और ये ग्राफ हमारे किसके लिए हो जाते हैं,
जो हमारी एंजाइम एक्टिविटी प्रोफाइल है, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे कि यहाँ पे हमारे अलग अलग हम यहाँ पे सेंटेंस दी हुए है, अलग अलग यहाँ पे मैकेनिज्म हमें दी हुई है। जैसे कि फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें नो फीडबैक मैकेनिज्म, और उसके लिए यहाँ पे हमें जो इसके लिए करेक्ट जो हमारे मैचेस रहेंगे वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, नो फीडबैक मैकेनिज्म। और अगर हम यहाँ पे डिफरेंट ग्राफ को देखें तो जो हमारा फोर्थ वाला यहाँ पे ग्राफ है, इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या है कि एंजाइम एक्टिविटी हमारी जब सिग्नल यहाँ पे था तो उस टाइम पे तो हमारे यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी थी, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ पे कोई भी फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे पी होगा ये हमारा किसके लिए होगा, जो हमारा फोर्थ वाला हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विद अ शॉर्ट डिले। शॉर्ट डिले में यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो हमारे यहाँ पे थर्ड वाला होता है। तो यानी कि ये हमारा कौन सा हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट डिले हमारे यहाँ पे है ना ये, ठीक है। तो ये हमारा किसके अंदर हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विद अ लॉन्ग डिले। और लॉन्ग डिले कौन सा हो गया, ये वाला रह गया, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे आर हो गया ये हमारा किसके साथ, 2 के साथ। लास्ट हमारे यहाँ पे है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि हमें यहाँ पे फर्स्ट वाले के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वैल्यू आप देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे जैसे कि यहाँ इन दोनों के अंदर हमारी वैल्यू क्या हो रही थी, यहाँ पे बिल्कुल हमारी डिप हो गई थी, यहाँ पे हमारी वैल्यू डिप नहीं हो रही। तो इसलिए ये हमारे किसके अंदर आएगा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे एस होगा ये हमारा किसके साथ हो गया, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के लिए बात करें तो यहाँ पे हमारा पी के साथ 1 इनकरेक्ट, पी के साथ 4 ठीक है, क्या के लिए 3, आर के लिए 2 और एस के लिए 1। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे P4 क्या 2, तो ये हमारा इनकरेक्ट, ये भी हमारा इनकरेक्ट। जो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन होगा ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है ए लीनियर डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ 5 kb when completely digested with the EcoR1 produce 2.5 kb, 1.5 kb and 1 kb fragment. Complete digestion of the same 5 kb fragment with X bell produce 3.5 kb and 1.5 kb fragment. Which one of the following set of fragment will obtain if the 5 kb fragment is fully digested with EcoR1 and X bell साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास एक 5 kb का फ्रेगमेंट था। उस 5 kb के फ्रेगमेंट को हमने क्या किया, जब हमने इकोलाई के साथ यहाँ पे EcoR1 के साथ अगर हम यहाँ पे इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कौन कौन से फ्रेगमेंट देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 2.5 का, एक हमें 1.5 का और एक हमारा 1 kb का फ्रेगमेंट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट हो जाता है, यहाँ पे एक यहाँ पे हम पूरा इसको लार्ज बना लेते हैं, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा इस टाइप का, ये हमारा 5 kb का फ्रेगमेंट हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारे कौन कौन से फ्रेगमेंट हमें देखने को मिल रहा है, 2.5, 1.5 और 1 kb का। तो यहाँ पे हम इसको 1 kb लिख लेते हैं, जैसे कि ये हमारा 1 kb हो गया और यहाँ पे ये हमारा हो गया 1.5 kb। तो बीच में हमारा यहाँ पे कौन सा हो गया, 2.5 kb। ये तो हमारा किसके साथ है, जब हमने यहाँ पे इसको EcoR1 के साथ कट किया। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसी फ्रेगमेंट को अब हमने किसके साथ किया, यहाँ पे एक्स बेल के साथ यहाँ पे हमने इसको डाइजेस्ट करवाया और तब हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 3.5 और 1.5 kb की फ्रेगमेंट। तो जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं, इसी को हम यहाँ पे 3.5 पे अगर हम यहाँ पे इसको कट करें तो 1.5 तो यही हो गया हमारा, इसके साथ हमारा यहाँ पे 2 और हो गया, जो कि हमारे 2.5 है ना बीच वाला, इसमें से हम 2 kb को ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा लगभग यहाँ पे इसके हम कट किया और ये हमारा जो कट है ना ये हमने किसके साथ किया है, एक्स बेल के साथ। ये हमारे जो कट लगे थे ना यहाँ पे डाइजेस्ट करवाए थे, ये हमारे किसकी वजह से है, EcoR1 की हेल्प से, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे इसको कट करवाया तो यहाँ पे हमारा 3.5 kb पे हमारा यहाँ पे एक कट देखने को हमें मिला, ठीक है। और दूसरा हमारा यहाँ पे कौन सा हो गया, अब यहाँ पे हमने क्या बताया था कि ये हमारा 2 kb का है, तो यहाँ पे हमारा 0.5 तो ये बच गया और 1 kb हमारा यहाँ पे ऑलरेडी था ही, तो ये हमारा टोटल कितना हो जाता है, ये हमारा यहाँ पे हो गया 1.5 kb का, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसके फ्रेगमेंट की बात करें तो ये हमारा 0.5 और ये हमारा 1 का हो गया। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों के साथ अगर हम यहाँ पे इसको कट कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया भी है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि हमें कौन कौन से यहाँ पे फ्रेगमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हमें कौन कौन से फ्रेगमेंट देखने को मिल रहे हैं, एक तो हमारा यही हो गया 1.5 kb का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये कितना का था, अगर मैं इस फ्रेगमेंट की बात करूँ तो ये हमारा था 2 kb का। तो एक तो हमारा 1.5, एक हमारा यहाँ पे 2 kb का। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कौन सा हो गया, ये 0.5 kb का और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कौन सा हो गया, ये 1 kb का। तो ये हमें यहाँ पे 4 फ्रेगमेंट में देखने को मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के लिए बात करें तो फर्स्ट में हमारा 3 और 2, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट वैसे ही होना था। क्यों होना था, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1.5 पे भी तो हमारा यहाँ पे वैसे भी कट था,
जब सिंपली हम यहाँ पे इक्व आर 1 के साथ अगर हम यहाँ पे कट भी कर रहे हैं तो भी हमें यहाँ पे 1.5 का तो फ्रेगमेंट फिर भी देखने को मिल रहा था, जबकि यहाँ पे तो इन्होंने वो दिया भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये तो हमारा इनकरेक्ट होना ही था। नेक्स्ट 2 और 1 का, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होना ही था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं 2, 1.5, 1 एंड 0.5, तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है 2.5, 1.5, 0.75 और 0.25, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो जो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैच द सेल टाइप लिस्टेड इन द ग्रुप 1 विद द एसोसिएटेड प्रोसेस लिस्टेड इन द ग्रुप 2। यहाँ पे मैं ग्रुप 1 के अंदर डिफरेंट सेल्स में यहाँ पे प्रोवाइडेड है, और ग्रुप 2 के अंदर जो हमारे सेल है उनके लिए जो हमारे डिफरेंट फंक्शन होते हैं वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है, और इनको यहाँ पे हमें करेक्टली मैच करना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, एन के सेल यानी कि जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स होंगे। और जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे जो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी होगी, यानी कि जो ADCC जो टॉक्सिसिटी होती है उसको क्या करते हैं, ये जनरेट करेंगे। तो यानी कि ये हमारा किसके साथ हो गया, 3 वाले के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा है, बी सेल। जो हमारे बी सेल्स होते हैं ना, ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे एंटीबॉडी प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करेंगे। तो यानी कि ये हमारा किसका हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है मास्ट सेल। जो मास्ट सेल्स होते हैं ये हमारे हिस्टामिन प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। ये हमारे किसके साथ हो गया, 4 के साथ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल क्या होते हैं कि जब भी कहीं पे भी कोई भी हमारा इन्फेक्शन होता है, सबसे फर्स्ट हमारे जो यहाँ पे सेल प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, जो फर्स्ट यहाँ पे रिस्पॉन्स होता है उसको जो ट्रिगर करते हैं वो हमारे कौन से होंगे, न्यूट्रोफिल्स होंगे। तो ये हमारे किसके साथ हो गया, यहाँ पे 2 के साथ। फर्स्ट सेल टू बी रिक्रूटेड एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो कॉम्बिनेशन आएगा वो हमारा क्या आ रहा है, 3, 1, 4, 2। तो यहाँ पे फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 दिया हुआ है, इनकरेक्ट। 2 इनकरेक्ट, यहाँ पे 3 ठीक है, 1 ठीक है, 4 एंड 2। तो ये हमारे यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे है 3, 2, ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे सी है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, 4 स्टेटमेंट अबाउट लिपिड आर गिवन बिलो एज ऑप्शन, चूज द स्टेटमेंट विच इज और आर करेक्ट। तो ये हमारा किस टाइप का हो गया, एक MSQ टाइप का हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डिफरेंट हमें स्टेटमेंट दी हुई है और उसमें से हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, कोलेस्ट्रॉल इज ए एम्फीपैथिक। तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है उसके पास हमारी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ही हमारे यहाँ पे पोर्शन होते हैं इसके पास। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक एम्फीपैथिक नेचर का होगा। तो ये तो हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया, तो ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है, सेल्फ असेंबली ऑफ फॉस्फोलिपिड इन वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड होते हैं हमने जैसे यहाँ पे बताया कि वे हमारे हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये हमारे वाटर के अंदर सेल्फ असेंबली कर लेते हैं, और वो इसके लिए हमारा जो मेजर रीजन रहेगा वो हमारा कौन सा है, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट में होगा, तो बी भी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है, द टेम्परेचर एट विच द जेल फेज चेंजेस टू लिपिड क्रिस्टलिन फेज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ द अनसैचुरेशन ऑफ द फैटी एसिड। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जब यहाँ पे हम अनसैचुरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इस स्टेटमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि जो हमारा जेल फेज टू लिक्विड फेज जो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब हमने अनसैचुरेशन को इंक्रीज किया तो उसकी वजह से यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर है वो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जेल फेज से हमारा लिक्विड फेज, यहाँ पे हम सिंपली इसको इजी लैंग्वेज के लिए मेल्टिंग टेम्परेचर यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जब हम यहाँ पे अनसैचुरेशन को इंक्रीज करेंगे तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जबकि ये हमें प्रोसेस नहीं देखने को मिलती। जब हमारे यहाँ पे अनसैचुरेशन इंक्रीज होगी, जब अनसैचुरेशन यहाँ पे इंक्रीज होती है लिपिड्स के अंदर, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जो हमारे लिपिड्स थे, ठीक है, जो उनकी टेल्स अरेंजमेंट थी वो हमारी प्रॉपर अरेंजमेंट वहां पे नहीं हो पाती। टेल अरेंजमेंट वहां पे हमारी प्रॉपर नहीं हो पाएगी लिपिड्स के बीच में, और अगर अरेंजमेंट वहां पे प्रॉपर नहीं हो पाती तो उसकी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, इंक्रीज, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है, द कोलिन हेड ग्रुप ऑफ लिपिड इज पॉजिटिवली चार्ज। तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारे यहाँ पे जो डी होगा वो भी हमारा करेक्ट में आएगा। तो यानी कि हमारे जो करेक्ट यहाँ पे होंगे वे हमारे कौन कौन से हैं, जो हमारा ए, बी और डी यहाँ पे हमारे ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द प्रोटीन अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ प्रोटीन।
अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटीन्स का मिक्सचर है और उसमें से यहाँ पे हमें अपने प्रोटीन को यहाँ पे सेपरेट करना है। किसके बेसिस पे? उनके मोलिकुलर वेट के बेसिस पे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। नाम से ही पता चल रहा है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं? जो चार्ज होता है, चार्ज भी अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक बात करें, जो पीआई वैल्यू होती है उसके बेसिस पे यहाँ पे हम क्या करते हैं? डिफरेंट प्रोटीन को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे मोलिकुलर वेट का कोई रोल ऐसा नहीं है, तो ये तो हमारा किसके अंदर आ गया? इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, तो ये तो हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसी के अंदर हम क्या करते हैं? हम मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो डिफरेंट हमारे प्रोटीन है उनको सेपरेट करते हैं। तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है सोडियम डू डेसाइल सल्फेट पॉलीएक्राइलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि एसटीएस पेज। तो ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर भी हम क्या करते हैं? एसटीएस पेज के अंदर यहाँ पे हमारे जो डिफरेंट हमारे जो प्रोटीन होंगे उनको हम सेपरेट करेंगे उनके मोलिकुलर वेट के बेसिस पे। जैसे कि जो हमारा यहाँ पे स्मॉल वेट होगा जिसका, वो हमारा क्या करेगा? वो हमारा यहाँ पे लार्ज डिस्टेंस को यहाँ पे कवर करेगा, और जो हमारा ज्यादा मोलिकुलर वेट होगा जिसका, वो हमारा कम डिस्टेंस ही कहाँ पे कवर कर पाएगा। तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? इनके मोलिकुलर वेट के बेसिस पे इनको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, और इसका तो प्रिंसिपली क्या होता है? वेट के अकॉर्डिंग इनको हम सेपरेट करते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट में आएगा, यानी कि जो हमारे BCD जो हमारी यहाँ पे टेक्निक है, उन टेक्निक का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। किसके लिए? जो हमारे डिफरेंट प्रोटीन है उनको मोलिकुलर वेट के बेसिस पे सेपरेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बी सेल प्रोड्यूस टू फॉर्म ऑफ एन इमोग्लोबिन, membrane bound form known as the B cell receptor and soluble form known as the antibody. Which one of the following statement is or are correct about the BCR and the antibody produced by the same B cell? यहाँ पे हमें BCR और एंटीबॉडी के लिए हमें यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट हमें गिवन है, उसमें से यहाँ पे क्या करना है हमें कि जो हमारी करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट होगी उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, और ये हमारा कैसा है? एक MSQ टाइप का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, BCR एंड एंटीबॉडी हैव द आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट, तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे BCR जो एंटीबॉडी होती है बी सेल्स के लिए, तो वो हमारे दोनों के अंदर क्या होती है? जो हमारी एंटीबॉडी साइट होगी, एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी, वे हमारी सेम होती है, यानी कि आइडेंटिकल होगी। ये तो हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है BCR एंड एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज डिफरेंट एपिटोप्स, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होता है, क्योंकि वो जो रिकॉग्नाइज भी करते हैं ना, वो हमारे सेम एपिटोप्स को ही करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है BCR एंड एंटीबॉडी आर इनकोडेड बाय द सेम जीन, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि जो हमारे BCR और जो हमारे एंटीबॉडी है, ये हमारे सेम जीन से यहाँ पे हमारे जरूर प्रोड्यूस होंगे, लेकिन बाद में क्या हो जाता है कि इनकी जब स्प्लाइसिंग यहाँ पे होती है, तो स्प्लाइसिंग के बेसिस पे ये हमारे क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। ये हमारे BCR और AB के अंदर हमारे यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप नेक्स्ट देखते हैं, BCR एंड एंटीबॉडी आर फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट स्प्लाइसिंग, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे A, C और D, ये तीनों ही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ए 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑफ pH 10 was well mixed with a 100 ml solution of pH 10. The pH of the resultant 200 ml solution is, अब यहाँ पे हमारा क्या है कि एक हमारे यहाँ पे पास एक A सॉल्यूशन है, एक हमारा B है। एक हमारे यहाँ पे क्या है कि हमने 100 ml यहाँ पे सॉल्यूशन लिया, जिसका pH कितना है? pH हमारे यहाँ पे है 10। इसको हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया B के साथ, जिसकी हमारी कितनी कंटेंट हमने लिया है? 100 ml इसका भी, और इसका जो pH है वो हमारा कितना था? 4। यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारा रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट हमारा कितना हो गया? 200 ml हो गया, 100 यहाँ से और 100 यहाँ से, तो इसका जो pH होगा वो हमें यहाँ पे बताना है कि कितना रहेगा। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे जो फॉर्मूला रहता है वो हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमारा M1 और V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू MV। ठीक है, M1 हमारे यहाँ पे क्या हो गया? M1 हमारे यहाँ पे हो जाता है जो हमारा A सॉल्यूशन था ना, ठीक है, A सॉल्यूशन का जो हमारे यहाँ पे जो प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ पे पीएच की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर जो हमारे प्रोटॉन यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी, तो अगर हम यहाँ पे ए सॉल्यूशन के लिए बात करें तो इसका जो पीएच है वो यहाँ पे कितना गिवन है? 10 है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे हमारी जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻10, क्योंकि पीएच हम कैसे निकालते हैं? लॉग इज इक्वल टू माइनस, सॉरी पीएच हमारा क्या होता है इसका फॉर्मूला? माइनस लॉग जो हमारी प्रोटॉन कंसंट्रेशन होगी, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है? माइनस लॉग प्रोटॉन कंसंट्रेशन। अगर हम यहाँ पे 10⁻⁻10 लेके चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पीएच हमारा हो जाता है 10 के इक्वल, यानी कि जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन होगी वो हमारी कितनी होगी? 10⁻⁻10। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? ए के लिए हमारे यहाँ पे प्रोटॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद है V1। V1 हमारी क्या होगी? जो यहाँ पे हमने
जितनी भी इसकी कंसंट्रेशन टोटल सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिया है ए के लिए, तो ये हमारा यहाँ पे कितना हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पे 100। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट के लिए। सिमिलर यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे बी सॉल्यूशन है। बी हमारा कितना था यहाँ पे, बी हमारा यहाँ पे इसका जो पीएच था वो हमारा यहाँ पे है 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन हुई वो हमारी कितनी हो गई 10⁻⁻⁴ इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे इसका भी हमने 100 ml लिया यहाँ पे इसका सोल्यूशन। ठीक है, इज इक्वल टू रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हमारे यहाँ पे इसकी जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन है वो तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, उसका तो हमें नहीं पता, क्योंकि अगर हमें यही पता होता तो उसका पीएच भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते। तो हमें यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ही नहीं पता तो पीएच भी हम यहाँ पे नहीं बता सकते, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे हो गया एम। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे रिजल्टेंट सोल्यूशन है उसके जो यहाँ पे वॉल्यूम हुई, वॉल्यूम हमारे यहाँ पे कितनी हो गई थी 200। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे 200 आ गया। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे नीचे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है सिंपली। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या दिया हुआ है 10⁻⁻10, यहाँ पे हमारा कितना है 100। तो अगर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा क्या होगा 10⁻⁻8 हो गया ये तो। ठीक है, उसके बाद प्लस ये हमारा यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा क्या हो गया -4, ये हमारा 10⁻²। तो ये हमारा सिंपली इसी की तरह जैसे यहाँ पे हमने -8 लिखा था तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 हो गया। ठीक है, नीचे हमारे यहाँ पे कितना था, ये 200 था। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करने लगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है 10⁻⁻8 है। ठीक है, प्लस 10⁻⁻2 है। अब अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखना चाहिए, जैसे कि इसको अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.00001234567, ये हमारे यहाँ पे इसकी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट की हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.01। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी 0.01, और ये हमारे यहाँ पे 12345 ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अप्रोक्स, हम इसको 0.01 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर इस टाइप का हमारी कोई इक्वेशन मिलती है तो वहां पे आपको सिंपली क्या करना है कि जो हमारी लार्ज वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है ना वो हमारा बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अगर पावर्स के अंदर -5 से ऊपर अगर हमारे यहाँ पे सॉरी अगर हमारे यहाँ पे डिफरेंस 5 से ऊपर हो पावर में, जैसे कि 10⁻5, यहाँ पे हमारा डिफरेंस 10⁻6 का हो गया, तो अगर हमारे यहाँ पे 5 से ऊपर का डिस्टेंस हो ना तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो कि जो हमारी लार्ज वैल्यू हो उसको आप यहाँ पे अप्रोक्स में रख सकते हो। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे जो इसका सम रहेगा उसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 200 था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको फर्दर देखते हैं सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10⁻⁻2, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 200 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, इसको एक मिनट, ये हमारा जो 10⁻⁻2 था ना इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 100 कर सकते हैं, और इसको हम यहाँ पे 100 कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। जैसे कि पीछे हमने किया था ना 100 इंटू 10⁻⁻4 को हमने क्या लिखा था, इसी को तो हमने यहाँ पे 10⁻2 लिखा था। ठीक है, तो इसको हमने फिर से वही लिख दिया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको, नीचे हमारे यहाँ पे है 200 और ये इससे हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको क्या किया था यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हमने 100 कर दिया था। ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया 0.5 हो गया इंटू 10⁻⁻4 हो गया। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया m हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को, जो हमारे यहाँ पे ये था m हमारा क्या था यहाँ पे जो हमारी प्रोटॉन कंसंट्रेशन थी, प्रोटॉन कंसंट्रेशन हमारी यहाँ पे आ चुकी है, और इस कंसंट्रेशन को यूज करके हम क्या करते हैं पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो पीएच हमने क्या बताया था, पीएच हमारा होता है माइनस log प्रोटॉन कंसंट्रेशन। प्रोटॉन कंसंट्रेशन हमारी यहाँ पे कितनी आई है 0.5 इंटू 10⁻⁻4, और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे log, ये हमारा क्या था 0.5 इंटू 10⁻⁻4 था, तो इसको हम यहाँ पे सिंपली क्या कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5 और ये हमारा यहाँ पे हो गया 10⁻⁻5। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा माइनस है हमें बाहर रख लेते हैं और अंदर की तरफ यहाँ पे हम log को लेके चलते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले log को हम यहाँ पे 5 के साथ करेंगे तो log 5 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हम log को क्या करेंगे 10⁻⁻5 के साथ। ठीक है, यहाँ पे बीच में हमारा क्या था मल्टीपल था, तो मल्टीपल की जगह यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ log 5 की हमारी जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है 0.69। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा -5 log 10, और log 10 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1 ही होती है, तो हम यहाँ पे -5 इंटू 1 करें तो ये हमारा कितना होगा -5 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया
0.69 माइनस 5, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करें तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है माइनस बाहर की तरफ, ये हमारा अंदर क्या चल रहा है इसमें, ये हमारा हो गया -4.31, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस हमारा यहाँ पे प्लस, तो यानी कि 4.31, तो यानी कि जो पीएच हुआ वो हमारा कितना हो गया यहाँ पे 4.31, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा 4.31, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एन ऑर्गेनिज्म यूजेस ओनली द ग्लिसरोफॉस्फेट शंट पाथवे टू ट्रांसपोर्ट cytosolic NADH to mitochondria. For every 2 electron transported, complex 3 and complex 4 of the electron transport chain in the organism transport 2.5, 1.5 and 2.0 प्रोटॉन। कॉम्प्लेक्स 1 हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमारा कर रहा है यहाँ पे 1.5 प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट। कॉम्प्लेक्स 2 हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमारा कर रहा है कितने, सॉरी यहाँ पे 2.1 आएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमारा कर रहा है 1.5 प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट, और जो कॉम्प्लेक्स 4 है वो हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है 2 प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली द प्रोटॉन टू एटीपी रेशो, जो हमारी प्रोटॉन टू एटीपी रेशो है वो हमारे यहाँ पे क्या दी हुई है, वो हमारे यहाँ पे है ऑफ द F0F1 ATPase ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज 4.0, ये हमारे यहाँ पे हो गई 4.0, यानी कि 4.1 हो गया ये रेशो में। अगर हम यहाँ पे बात करें यानी कि हमारे जब 4 प्रोटॉन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गए तो वे हमारे क्या करेंगे, यहाँ पे एक एटीपी की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि हमारा नॉर्मली होता भी है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग NADH फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस इज। अब यहाँ पे क्या है कि कोई हमारा ऑर्गेनिज्म है और वो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, हमारा ग्लिसरोफॉस्फेट शंट पाथवे जो हमारा होता है, इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है, जैसे कि हम यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के लिए बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस हमारी प्रोसेस कहाँ पे होती है, ये हमारी होती है साइटोसोल के अंदर, ठीक है। जो हमारी माइटोकॉन्ड्रियल चैन एक्सप्रेशन, जो हमारी चैन ट्रांसपोर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो हमारा होगा वो हमारा कहाँ पे होता है, वो हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो जो हमारे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर यानी कि साइटोसोल के अंदर जो हमारे यहाँ पे NADH बनते हैं, ठीक है, इनको हमें क्या करना पड़ता है, इनको हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर ये हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो ये हमारे एटीपी की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। जब हमारे अंदर जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, ये हमारे एटीपी की फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के सन सिस्टम या फिर स्टल सिस्टम के हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो उसी में से एक हमारा यहाँ पे होता है ग्लिसरोफॉस्फेट सन सिस्टम या फिर स्टल सिस्टम। तो जो हमारा ग्लिसरोफॉस्फेट, जो हमारा यहाँ पे स्टल सिस्टम है या फिर सन सिस्टम है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा जो NADH यहाँ पे हम यूज करते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करता है किसकी फॉर्म में, FADH2 की फॉर्म में। क्लियर है इतना, ये हमारा किस फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा, FADH2 की फॉर्म में। अब यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जो हमारा NADH है ना, ठीक है, वो तो हमारा जाता है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स फॉर्म के थ्रू, 4 के थ्रू, ठीक है। लेकिन जो हमारा FADH2 है, ठीक है, वो हमारा जाएगा कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के थ्रू। यानी कि अगर हम NADH की बात करें तो वहां पे हमारा कॉम्प्लेक्स 1 काम में आएगा और जो हमारा FADH2 होगा, ठीक है, वहां पे हमारा क्या काम में आएगा, हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 काम पे आएगा। तो यहाँ पे हम ग्लिसरोफॉस्फेट पाथवे को यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा NADH है वो हमारा किस फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, FADH2 की फॉर्म में। और इस FADH2 से हमें क्या करना है, एटीपी की फॉर्मेशन हमें यहाँ पे करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास FADH2 आ चुका है, ठीक है, और इससे हमें क्या करना है, अब एटीपी की फॉर्मेशन करवानी है। हमने क्या बताया, ये हमारा किस पाथवे से जाएगा, जो हमारा यहाँ पे सिस्टम कॉम्प्लेक्स 2 होगा उससे हमारा क्या जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा और फिर हमारे कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 2 हमारा किसी भी प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता। जो हमारा कॉम्प्लेक्स 3 है ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट कर रहा है 1.5 प्रोटॉन को, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स 4 है ये हमारा क्या कर रहा है, 2 प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये किसके लिए कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ना, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे किसके लिए, पर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। और जब हमारा FADH2 हमारा ट्रांसपोर्ट करता है ना, इसके थ्रू हमारा जाएगा, तो वहां पे हमारे क्या होते हैं, हमारे 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो अगर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन से इतने हमारे प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, तो जब हमारे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएंगे तो उस टाइम पे हमारे कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, ये हमारे 3 प्रोटॉन और ये हमारे 4 प्रोटॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस में जो हमारा NADH बना था
वहां से हमारा क्या हुआ, ये हमारा FADH2 में कन्वर्ट हुआ, वहां से हमारा क्या हुआ, ये 2 3 और 4 से हमारा यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ, और वहां से हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारे जो नेट प्रोटॉन जो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुए वे हमारे कितने हो गए, 3 + 4 यानी कि 7 प्रोटॉन। ठीक है, अब इन 7 प्रोटॉन से हमें क्या करना है, इनसे हमें यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन करवानी थी। ठीक है, और हमने क्या बताया था कि 4 प्रोटॉन से हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ATP की फॉर्मेशन हो रही है, तो यानी कि एक से हमारे क्या हो गया 1.1/4, और 7 प्रोटॉन से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो गए 7/4, और ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा 1.75, यानी कि हमारे यहाँ पे कितने ATP की फॉर्मेशन होगी, 1.75। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद आज का हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, इफ द एक्स्ट्रा सेलुलर कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इज 10 टाइम्स मोर देन इट्स इंट्रासेलुलर कंसेंट्रेशन, देन द सोडियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन मिलीवोल्ट इज। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है सोडियम के लिए जो हमारा इक्विलिब्रियम पोटेंशियल रहेगा, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, और इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा होगा नियरेस्ट इक्वेशन वाला। ठीक है, नियरेस्ट इक्वेशन हमारी क्या होती है, RT डिवाइडेड बाय ZF मल्टीप्लाई LN, जो हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी आयन की, कहाँ पे, आउटसाइड डिवाइडेड बाय इनसाइड कंसंट्रेशन। ठीक है, तो R की वैल्यू इन्होंने यहाँ पे बोली हुई है, कितनी है 1.987, T की वैल्यू भी यहाँ पे दी हुई है, T की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी है 20 सेंटीग्रेड इन्होंने दिया हुआ है, तो यानी कि 273 + 20, तो कितना हो गया ये 293। ठीक है, 293 है ये। ठीक है, उसके बाद Z हमारा क्या होता है कि कितना हमारे यहाँ पे आयन प्रेजेंट है, आयन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमारे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम के ऊपर हमारा जो चार्ज होता है आयन, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे चार्ज भी बोल सकते हैं, तो कितना चार्ज हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है वो हमारा कितना होगा 1 होगा, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है +1 ही होगा, ये हमारा 1 हो गया, इंटू F हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है 23062। ठीक है, इंटू LN। ठीक है, आउटसाइड हमारी कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे, इफ द एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इज 10 टाइम्स, कहाँ पे, मोर देन इट्स इंटरसेलुलर कंसंट्रेशन, यानी कि आउटसाइड हमारी क्या है 10 टाइम्स हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन है एज कम्पेयर टू इंटरसेलुलर। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे 10, ये हमारे यहाँ पे 1, तो ये हमारा कैंसिल आउट होकर कितना हो गया, यहाँ पे 10 ही आ गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा इन दोनों का अगर हम मल्टीपल करके चलते हैं तो ये हमारा हो जाता है 582.91। ठीक है, 191 आएगा सॉरी, और डिवाइडेड बाय ये हमारा कितना है 23062 मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ 10, और नेचुरल लॉग ऑफ 10 हमारा कितना होता है 2.303। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ पे सोल्व करें तो ये हमारा हो जाता है 0.05813 के इक्वल। ठीक है, और सॉरी ये हमारा हो जाएगा, पहले अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा 0.0252 मल्टीप्लाई 2.303, और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0.05813 के इक्वल। ठीक है, लेकिन ये हमारे किसके अंदर आई है, वोल्ट के अंदर, तो अगर हम यहाँ पे इसको मिली वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करें तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा, किसके साथ मल्टीपल करेंगे 10⁻³ के साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 123, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 58.13 के इक्वल, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 58.13। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और गेट लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और PYQs करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।